हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 4th जलवायु का कुछ बचा हुआ टॉपिक था, उसको देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है ऋतुएं। देखिएगा, ऋतुओं के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पर। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसम प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। यानी कि जो ऋतुओं का परिवर्तन हम देखते हैं वह मुख्य रूप से देश के आंतरिक भागों में देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये कौन कौन सी हैं? पहली है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा मानसून का आगमन और वापसी का काल। तो हम पहली ऋतु देखेंगे, शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। यानी कि ठंड का मौसम कब तक रहता है? मध्य नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर जनवरी में सबसे ठंड महीने होते हैं। उत्तरी भाग में यानी कि उत्तरी भाग यानी बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ठंड महीना होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि आप जब केरल से आएंगे उत्तरी भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार तक, तो तापमान क्या हो जाएगा? घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 1 डिग्री दिया गया है, ध्यान रखिएगा, सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चेन्नई का औसत तापमान कितना रहता है? 24 से 25 डिग्री ठंड के मौसम में बीच होता है। जबकि उत्तरी मैदान में यह तापमान कितना रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचिए, जहाँ चेन्नई में कम ठंड रहता है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में अधिक ठंड रहता है। तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दिन गर्म होती हैं तथा रातें ठंडी होती है। शीत ऋतु की यह मुख्य विशेषता होती है कि दिन क्या होता है? गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीटेट में तथा टीईटी में पूछा है, दिन गर्म होता है, रातें ठंड होती हैं। उत्तर में तुषारपात समान है। उत्तर में तुषारपात समान है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात यानी कि हिम बूंदों के रूप में गिरते हैं। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के आंतरिक भाग में कुछ भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर होती हैं, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ध्यान रखिएगा इन पे। देखिए, पवनें क्या हैं? एक तो स्थल से समुद्र की ओर आंतरिक भागों में बहती हैं, वहीं तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु जैसे हो गया, वहाँ पर पवनें कैसी होती हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, तो यहाँ उल्टी स्थिति बन जाती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए, जब ठंड जहाँ अधिक रहेगा वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, यही यहाँ पर बता रहा है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। हल्की पवनें क्या हैं? हल्की पवनें मीन्स गर्म पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर बहती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं।
सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान, आर्द्रता कम, पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। शीत ऋतु में क्या होता है, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ आता है जो कि शीत ऋतु में वर्षा कराता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर से एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती तथा पर्वतों पर हिमपात। पर्वतों पर क्या होता है, हिमपात, यानी कि बर्फ पड़ती है, वहीं मैदानों में वर्षा होती है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यह उस मुख्य रूप से गेहूं की फसलों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, जो शीतकाल में वर्षा होती है उसे महावट कहते हैं स्थानीय रूप से, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। रबी की फसलें कौन सी उस समय रहती हैं बताइएगा आप? जैसे गेहूँ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी। आगे देखिए, अब प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु में स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव कारण शीत ऋतु में भी वहाँ तापमान प्रारूप नाक के बराबर परिवर्तित होता है। यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु में समुद्री पवनों का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु का प्रभाव प्रारूप जो दिखता है उत्तरी मैदानों की अपेक्षा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु, देखिए हमारा अगला है ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर क्या करती है, खिसक जाती है तथा मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है, मार्च से स्टार्ट होती है, मई तक रहती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्कन के पठार का तापमान लगभग कितना होता है, 38 से 40 के आसपास। अप्रैल में मध्य प्रदेश, गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान सामान्यतः 45 डिग्री तक होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। इन सब में आपने देखा कि दक्कन का जो पठार है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वहाँ पर तापमान कम रहता है। वहीं जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं उधर तापमान अधिक होता चला जाता है। जैसे गुजरात में पहुँचे, मध्य प्रदेश में पहुँचे, 42 डिग्री हो गया, और उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में पहुँचेंगे तो 45 डिग्री हो गया। तो यह है प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र का तापमान क्यों लगभग नॉर्मल रहता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री प्रभाव देखने को मिलता है। अगला हमारा है, देखिए, देश के उत्तरी भागों में ग्रीष्मकाल में तापमान वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तक तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, यानी कि ITCZ उत्तरी मैदान की तरफ आता है, तो वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। तो इस स्थिति में कहाँ तक रहता है, थार रेगिस्तान से लेकर के पटना, छोटा नागपुर पठार तक देखने को मिलता है स्थिति। पवन का प्रसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। देखिए, जब यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके आसपास की उच्च दाब की हवाएं निम्न दाब को प्रवेश करती हैं। तो इस कारण आप लू के प्रभाव को देख सकते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार तक देखने को मिलता है। क्या होता है, धूल भरी गर्म शुष्क पवनें होती हैं। गर्मी के मौसम में आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा हवाएं जब चलती हैं बहुत ज़्यादा शुष्क होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और असहनीय रहती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक चलती जारी रहती हैं
इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। लू ज़्यादा चलता है तो मुँह सूखता है या डिहाइड्रेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर हल्की वर्षा भी लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। देखिए, मई के महीने में धूल भरी देखिए आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से थोड़ा ठंड होती हैं और ये बहुत ही आराम महसूस कराती हैं। और वहीं कभी कभी ये हवाएं गरज के साथ वर्षा भी कराती हैं, जिसके साथ प्रायः आप देखते होंगे हिमवृष्टि भी होती है। जैसे बर्फ़ के छोटे टुकड़े भी देखने को मिलते हैं वर्षा में। और वैशाख के महीने होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। आप ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी कि मई के लास्ट में देखेंगे, जो लोग केरल के होंगे वहाँ पर क्या होता है कि पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, यानी मानसून के आने से पहले ही वर्षा होती है, जिसके कारण जो आम होते हैं जल्दी पक जाते हैं। तो इस कारण इसको आम वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। यह देखिए, जो उत्तरी मैदान में निम्न दाब का क्षेत्र है, यह दक्षिण की उच्च दाब की पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें देखिएगा, यहाँ पर दिखा रहा है मानसून का आगमन इस अंत। हाँ, देखिएगा मानसून स्टार्ट में कब होता है, जून के पहले सप्ताह में इसका आगमन हो जाता है केरल के पास। देखिए, जून के स्टार्ट में मानसून का आगमन केरल के पास में हो जाता है तथा यह उत्तरी मैदान की तरफ 15 जुलाई तक और 15 जून तक के आसपास उत्तरी मैदान तक आ जाता है। वहीं राजस्थान में 15 जुलाई तक पहुंच जाता है। अब आप देखेंगे कि केरल में इस हिस्से में जो पूर्व मानसूनी वर्षा होती थी, इसे के कारण आम केरल कर्नाटक के क्षेत्रों के पक जाते थे। इन्हें आम वर्षा कहा जाता था। देखिए, ये दक्षिण व्यापारिक पवनें देखिए इस प्रकार से हैं, चल रही हैं। इनको तिब्बत के पठार के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र, यानी कि जो उत्तर का मैदान है वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इन पवनों को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ये हाई प्रेशर की पवनें यहाँ पर हैं, यहाँ लो प्रेशर की। तो पवनों की गति का नियम होता है कि हमेशा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो जिस कारण ये पवनें जब इधर जाती हैं तो यहाँ से हिंद महासागर के मेडागास्कर के आसपास के क्षेत्रों से समुद्र की जब जलवाष्प बनकर उसका जल ऊपर उठता है तो यहाँ से ये नमी ग्रहण कर लेती हैं तथा यह केरल के पास में आने पर जब इनमें संघनन की प्रक्रिया होती है तो वर्षण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से भारत में वर्षा बनता है। पवनें दक्षिण समुद्रों से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि ये वर्षा पवन गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। देखिए, जो पीछे समझाएं वही बता रहा है। ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर
उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर एक मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। 1 महीने के आसपास में पूरे उत्तर मैदान तक पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस मौसम में अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मानसीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसूनी गर्त का मतलब यही होता है कि मानसून बरसात का ठहराव। देखिए क्या बता रहा है इसमें कि वर्षा सबसे ज़्यादा खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में मानसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। वहीं गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर मात्रा घटती जाती है। देखिए ये हमारा उत्तरी मैदान है गंगा घाटी, इसका मतलब यहाँ से पूर्व से यदि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, यही इसमें बता रहा है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में कम वर्षा होती है। मानसून संबंधित अन्य परिघटना इसमें जब कभी कभी मानसून बरसात रुक जाती है तो इसको मानसून विराम कहते हैं या इसको मानसून गर्त कहा जाता है। आगे देखिएगा, यह विभिन्न कारणों से गर्त इसका उत्तर अक्ष उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा में स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष के मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में और विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं तथा जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्नदाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। आगे देखिएगा, यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वासी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों में अव्यवस्थित कर देती है। देखिए जो मानसून गर्त की स्थिति होती है, कभी कभी हिमालय के दक्षिणी भाग में जाने पर उत्तरी मैदान में वर्षा कम होती है। वहीं हिमालय में अधिक वर्षा करने के कारण हिमालय के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण उत्तरी मैदान की नदियों में बहुत अधिक बाढ़ आती है, जिससे जान माल की हानि होती है तथा किसानों को अच्छी मात्रा में वर्षा का लाभ नहीं हो पाता है। आगे देखिएगा, मानसून का वापसी का समय होता है 15 सितंबर से स्टार्ट होता है वापसी। दिल्ली और पंजाब क्षेत्र से शुरू होकर के मुख्य रूप से इसमें समय दिखाया गया है, देखिएगा, और 1 सितंबर तक केरल को छोड़ देता है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून के वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्र
वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम आश्चर्य हो जाता है। इसे समानतः क्वार्क्यूमस कहते हैं। इस क्वार्क्यूमस यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा पसीना होता है, वही क्वार्क्यूमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी मैदान ताप तेजी से गिरने लगता है। क्या आप जानते हैं कि मानसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? यहाँ पर स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। ये गुफाएं क्या होती हैं? ये गुफाएं चूना प्रधान क्षेत्रों में बनती हैं। जब वर्षा का पानी चूना वाले चट्टानों में जाते हैं तो वहाँ से चूना पिघल करके नीचे बैठ जाता है, इसलिए इस प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं। आगे देखिएगा, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर हस्तांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट पर पार कर हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। देखिए, ये अंडमान सागर से उत्पन्न होकर के मुख्य रूप से पूर्वी तट को पार करते हैं भारत के, जहाँ जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी वर्षा और विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के शाखा बांधने वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तल पर इन्हीं चक्रवातों एवं तथा अवदाबों से होती है वर्षा। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो देखिए, पश्चिमी तट यानी कि पश्चिमी तट जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला भाग आ जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत जैसे मेघालय हो गया, असम वाले कुछ क्षेत्र में 480 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम में राजस्थान से सटे जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर में भी वर्षा की मात्रा कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों में तक ही सीमित रहता है। देखिए, वर्षा का वितरण हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत है यहाँ, तो इसके उत्तर भागों में यहाँ लेह है, लेह में भी वर्षा कम होगी। और ये पश्चिमी घाट है, यहाँ के इसके दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में भी वर्षा कम देखने को मिलती है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा ठीक ठाक देखने को मिलती है, लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में वर्षा 400 सेंटीमीटर अधिक देखने को मिलती है। बाकी 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ रहती है? इसके बगल में ही रहती है। और 100 से 200 सेंटीमीटर ये उत्तरी मैदान का कुछ भाग, प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग, उड़ीसा जिसमें पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर वर्षा क्या होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है। अब यह जो वितरण आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे वाले जो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, उसमें मुख्य रूप से काम करेगा। क्योंकि जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पर वनस्पति ठीक ठाक होगी, जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर वनस्पति कम होगी। तो आगे देखिएगा, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि
जो आंतरिक भाग है, दक्कन के पठार वाला क्षेत्र। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक बाढ़ें आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका हमेशा क्या रहती है, बनी रहती है। आगे देखिएगा, मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ठंडी पवनें कहाँ से? इस साइबेरिया वाले क्षेत्र रूस से आती हैं, उनको रोकता है, तो रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी ना तो अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में भी बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उससे संबंधित ऋतु की दशाओं में ऋतुओं चक्रों को एक लय में प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं एक तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, इसके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसून के लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ एवं पूर्व से पश्चिम की तरफ संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्राप्त कर कृषि प्रक्रिया को तेजी लाती हैं तथा संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, इन्हें भी एक नदी घाटी इकाई नाम दिया गया है। देखिए, मानसून कैसे एकता में सबको बांधता है, क्योंकि मानसून का आगमन स्थान विशेष पर एक फिक्स होता है। उसको देखते हुए लोग अपनी कृषि संबंधी क्रियाकलाप, त्यौहार संबंधी क्रियाकलाप करते हैं, और इस प्रकार यह कहीं न कहीं पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, एक पैटर्न देता है, जिस कारण इसको एकता का परिचायक भी कह सकते हैं मानसून को। बाकी ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना रहेगी। आप उसको देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।